हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने किया था IUPAC नोमेनक्लेचर। तो आज हम शुरू करेंगे आइसोमेरिज्म। ये भी वैसे ही टू टाइप्स का है, जैसे ऑर्गेनिक में होता है स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो, दो ही टाइप्स के हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। ये जो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, नीट 2024 का, मेंस 2023 का, मेंस 2025 का और नीट 2022 का, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो हम और भी ज्यादा देखेंगे। तो ये सभी के सभी आइसोमेरिज्म पे बेस्ड हैं। तो आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। और एक रिक्वेस्ट है कि एट द एंड ऑफ द वीडियो कमेंट करके बताना। देखो, क्योंकि विजुअलाइजेशन का टॉपिक है, आइसोमेरिज्म थोड़े से दिमाग में आपको इमेजिन करने पड़ते हैं। मैं अपना बेस्ट दूंगा आपको समझाने के लिए, बस आप एक कमेंट करके बताना कि आप विजुअलाइज कर पाए या नहीं कर पाए। दैट्स इट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हम पढ़ते हैं कि ये दो टाइप्स में डिवाइडेड है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो मैं यहाँ पे मार्क करता हूं, स्ट्रक्चरल है और स्टीरियो है। स्टीरियो में फर्दर दो टाइप के होते हैं, वही ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्ट्रक्चरल से। स्ट्रक्चरल में अगर मैं बात करूं तो नीट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेंस में थोड़े कम पूछे गए हैं, लेकिन पूछे गए हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या है? वो आइसोमर्स विच हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज बट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, या हम कह सकते हैं हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर अलग होगा लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा सेम। इसकी टाइप शुरू करते हैं, और इसका क्वेश्चन जो है ना, वो आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकता है। तो पहला आइसोमेरिज्म जो है वो है आयोनाइजेशन आइसोमर्स। अब आयोनाइजेशन आइसोमर्स नाम से ही क्लियर है, जो टूटने के बाद डिफरेंट डिफरेंट आयंस दे, वही क्या है हमारे आयोनाइजेशन आइसोमर्स। तो हैव डिफरेंट आयंस आफ्टर डिसोसिएशन इनटू देयर एक्वस सॉल्यूशन। मतलब मैंने पानी में घोला और मुझे दो डिफरेंट टाइप के आयंस मिले, तो वो क्या कहलाएंगे? आयनाइजेशन आइसोमर्स। कैसे? एग्जांपल देखते हैं। एक कॉम्प्लेक्स है CONH3 और इसके बाहर क्या है? Br, मतलब इसका आयनाइजेशन स्फीयर में कौन है? ब्रोमाइड। एक है CONH3 और इसके आयनाइजेशन स्फीयर में क्या है? क्लोराइड। अगर मैं दोनों को पानी में घोलूं तो ये कैसे टूटेगा? देखो, ये पूरे कॉम्प्लेक्स पे कैसा पार्ट आएगा? पॉजिटिव। तो यहां पर मैंने लिख दिया कि कॉम्प्लेक्स पे आएगा पॉजिटिव और साथ में आएगा Br नेगेटिव, ठीक है। लेकिन अगर नीचे वाले को तोड़ूं तो पूरे कॉम्प्लेक्स पे आएगा पॉजिटिव और बाहर क्या आएगा? Cl नेगेटिव। तो ये आया Cl नेगेटिव। तो दोनों का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखूं तो एक कोबाल्ट है, एक कोबाल्ट है, 5 NH3 है, एक Cl है, एक Cl यहाँ पे भी है, एक Br यहाँ पे, एक Br यहाँ पे भी है। लेकिन पानी में टूटने के बाद ये ब्रोमाइड देता है और ये क्या देता है? क्लोराइड। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ब्रोमाइड मिल रहा है या क्लोराइड? ये तो पेपर पे केमिस्ट्री है। अगर कोई मान लो इसको लैब में कर रहा हो, अगर मैं इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ करवा दूंगा तो ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है, ये ऊपर वाला क्या देगा? AgBr। और AgBr के प्रेसिपिटेट कौन से कलर के होंगे? पेल येलो कलर के। अगर नीचे वाले की रिएक्शन AgNO3 के साथ करवा दूं तो ये क्या देगा? AgCl। AgCl के प्रेसिपिटेट कौन से कलर के होंगे? व्हाइट कलर के। तो एक ये तरीका है देखने का। अब बात क्या है ना, आपको स्कूल में ये तो पढ़ा दिया जाएगा कि ये आयनाइजेशन आइसोमर्स हैं, लेकिन इनकी कैरेक्टराइजेशन आपको पता नहीं होगी। एग्जामिनर आपसे यही पूछेगा कि एक बार कॉम्प्लेक्स को तोड़ा तो येलो कलर के प्रेसिपिटेट मिले और एक बार व्हाइट कलर के मिले, तो आप बताओ कि ये कॉम्प्लेक्स आपस में कौन सा आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब बच्चा कहेगा यार पढ़ के तो आया था, लेकिन इसकी लैंग्वेज से मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि इसको कैरेक्टराइज कैसे करते हैं। तो इसी बात को मैंने लिखा है, आयनाइजेशन आइसोमर्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, देयर कलर और बाय क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ देयर आयंस। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से भी देख सकते हैं। ध्यान से देखो, अगर ये Br माइनस एक्वस हुआ और ये Cl माइनस एक्वस हुआ, तो जो आयन भारी हो जाएगा, जिसका हाइड्रेटेड आयन बड़ा होगा, वो धीरे धीरे चलेगा, मतलब उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। अब ये सब आप जानते हो कि Cl नेगेटिव को अगर मैं एक्वस करूंगा और Br नेगेटिव को एक्वस करूंगा तो साइज किसका बड़ा हो जाएगा? Cl नेगेटिव एक्वस का, क्योंकि Cl नेगेटिव आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में छोटा है। तो जब पानी इसको घेरेगा तो ज्यादा घेर लेगा, और ज्यादा घेर लेगा तो इसको चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, तो इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी एज कंपेयर टू Br नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से भी जेई वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पहले तरह का आइसोमर्स था सिंपल, जिसने आयंस जो है अलग अलग दिए, तो इसी को हमने बोला आयनाइजेशन आइसोमर्स। दूसरे टाइप के आइसोमर्स जो हैं, दैट इज हाइड्रेट आइसोमर्स या सॉल्वेट आइसोमर्स। हाइड्रेट का ही दूसरा नाम क्या है? सॉल्वेट आइसोमर्स। तो इसमें क्या है? H2O मॉलिक्यूल्स जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में वो डिफरेंट होते हैं। इन सच आइसोमर्स नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर आर डिफरेंट। मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर H2O मॉलिक्यूल्स होंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे
मैंने पहले लिखा COH2O6 Cl3, ये पहला कंपाउंड दे दिया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब मैंने क्या करा, अंदर 5 रखे H2O, एक Cl को अंदर बुला लिया और एक H2O को बाहर कर दिया, तो टोटल 6 H2O थे। अब की बार अंदर 5 हैं, एक H2O बाहर है, मतलब नेट तो 6 ही है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहने वाला है। एक Cl अंदर कर दिया, 2 Cl2 बाहर कर दिए, तो ये क्या बोलते हैं हम इसको, जो डॉट H2O लिखता हूँ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये 10th क्लास के बच्चे को भी पता होता है। तो ये मेरा सेकंड कंपाउंड है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैंने क्या किया, एक और H2O बाहर किया, मतलब 2 H2O बाहर कर दिए, तो अंदर कितने रह गए, 4, और 2 कैसे हो गए, बाहर हो गए। अब 2 H2O बाहर करे हैं तो 2 Cl2 अंदर बुला लिए, एक Cl बाहर रह गया। अब कोई बच्चा क्या कहेगा कि सर एक काम करते हैं, एक और H2O बाहर भेज देते हैं। बहुत बढ़िया, भेज दो। 3 H2O कर दिए और तीनों के तीनों Cl नेगेटिव अंदर बुला लिए। तो मैंने इस पे लाइन लगाई हुई है, ऐसा क्यों है, ये जो है ये आपका सोलवेट आइसोमर नहीं होगा। इसका रीजन क्या है, देखो ध्यान से, अंदर जो है ना ये सारे के सारे अनायन आपने डाल दिए हैं और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 3+, लेकिन 3+ को बैलेंस करने के लिए बाहर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं पड़ा बाहर, देखो तो कोई बाहर अनायन बचा ही नहीं। तो 3+ को पानी तो बैलेंस करने से रहा, तो ये तो होगा ही नहीं। तो ऐसा मत करना कि बाहर कोई भी अनायन ना छूटे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे नो अनायन। तो ये सारे कैसे आइसोमर्स हैं, देखो यहाँ पे 6 H2 अंदर थे, यहाँ पे 5 H2 हैं, यहाँ पे 4 हैं, तो ये सारे कैसे आइसोमर्स हैं, हाइड्रेट आइसोमर्स। अब हाइड्रेट आइसोमर्स का पता कैसे लगाया जाए, ध्यान से देखो, अगर मैं इसका डिहाइड्रेशन करवा दूं तो जो भी H2O कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा उसको डिहाइड्रेशन में जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो तो टूट जाता है। लेकिन जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है वो H2O फ्रीली बाहर नहीं आ सकता। तो मान लो अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करता तो सारे H2O अंदर ही थे, H2O 6 के 6 क्या थे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, तो बाहर तो कुछ भी नहीं था। तो जब मैं इसका डिहाइड्रेशन करवाऊंगा कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो कोई भी वेट लॉस नहीं होगा, पानी कुछ भी बाहर निकलेगा ही नहीं। अगर एक H2O बाहर रहेगा और मैंने H2SO4 डाल दिया तो क्या होगा, 18 ग्राम का वाटर वेट लॉस हो जाएगा, और जो भी लॉस होगा वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, पानी के। यहाँ पे कितना मोल पानी का बाहर था, 1 मोल। तो 1 मोल पानी का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 18 ग्राम्स, या मोलर वेट की बात करूं तो वो कितना होता है, 18 ग्राम्स। अगर यहाँ पे 2 मोल पानी के बाहर आए तो बाहर वाला पानी तो लूज हो सकता है, तो यहाँ से क्या है, ये डिहाइड्रेट हो जाएगा, और टोटल कितना पानी डिहाइड्रेट होगा, 36 ग्राम, क्योंकि 36 ग्राम का मतलब कितने मोल है, 2 मोल। तो अगर आपको हाइड्रेट आइसोमर्स की कैरेक्टराइजेशन करनी है तो वो कैसे पता लगेगा, उसका डिहाइड्रेशन करवा के। तो सिंपल आइसोमर्स थे ये भी। अगला है लिंकेज आइसोमर्स। इसमें क्या है, मेटल जो सेंट्रल मेटल होगा और जो लिगेंड होगी उसकी लिंकेज जो है वो अलग अलग होगी। कैसे अलग अलग हो सकती है सर, देखो ध्यान से, यहाँ पे NH3 है, NH3 है, NO2 है। अब NO2 क्या है, एक एम्बिडेंटेट लिगेंड है, ये नाइट्रोजन से भी दे सकता है और ऑक्सीजन से भी दे सकता है। तो निचले एग्जांपल में मैंने क्या लिख दिया, ONO, तो ऊपर नाइट्रोजन से दे रहा है, नीचे ऑक्सीजन से दे रहा है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, आप ये बताओ कि इसमें कितनी CON लिंकेजेस हैं। तो अमोनिया में देखो नाइट्रोजन से देगा तो 5 बार तो ये है और एक नाइट्रोजन लिंकेज ये है, तो टोटल लिंकेजेस कितनी है, 6। अगर यहाँ पे बात करूं तो सिर्फ NH3 ही नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, जो ONO है वो तो ऑक्सीजन से दे रहा है, तो CON लिंकेज कितनी आएंगी, 5। इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन लिंकेज अलग है, इसीलिए इसका नाम क्या है, लिंकेज आइसोमर्स। तो बड़े ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगला क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। अब इसमें क्या है, लिगेंड एक्सचेंज हो जाते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। मतलब मान लो कोई राइट में लिगेंड है तो वो लेफ्ट वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आ जाएगा, और अगर कोई लेफ्ट में है तो वो राइट में चला जाएगा। तो मैंने वही चीज लिखी, लिगेंड एक्सचेंज कोऑर्डिनेशन स्फीयर इन बिटवीन कॉम्प्लेक्स कटायनिक एंड कॉम्प्लेक्स अनायनिक पार्ट। अगर नहीं समझ में आता तो एग्जाम्पल से देखते हैं, एक सेकेंड। हाँ देखो यहाँ पे PTNH3 है और PTCl4 है। होगा क्या, अब एक NH3 को राइट साइड पे ले आओ और एक Cl को लेफ्ट हैंड साइड पे। तो एक NH3 यहां से उठवा दिया तो कितने बचे, 3। एक Cl को यहां बुला लिया तो कितना हो गया, एक Cl। अब एक NH3 यहां जा चुका है तो ऑब्वियस ही बात है, अब अगर एक NH3 इधर गया है तो यहाँ पे Cl कितने बचे, 3। तो ये मैंने लिख दिया, ये सेकंड कंपाउंड है, और ये दोनों आपस में कैसे आइसोमर्स होंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। अब कोई कहता है कि सर 2-2 रिप्लेस कर दो, तो ठीक है, तुम एक काम करो, 2 रिप्लेस कर दो, तो यहाँ NH3 कितने बचेंगे, 2, और क्लोरीन भी कितने आ जाएंगे, 2। उधर भी NH3 2 हो जाएंगे और क्लोरीन कितने हो जाएंगे, 2।
इस पे मैंने लाइन लगा रखी है, ये गलत क्यों है मैं आपको बताता हूं। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो होल के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज होगा, NH3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और Cl2 कितना नेगेटिव कैरी करेंगे, 2 नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे भी Cl2 की अगर मैं बात करूं तो 2 नेगेटिव कैरी करेंगे, मतलब दोनों पर ही नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है। एक बात बताओ, कभी भी नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव काउंटर बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे या नेट चार्ज निकालोगे यहाँ पर, तो भी आप इजीली कर सकते हो। वो भी कैसे करेंगे वो भी बता देता हूँ। इस टाइम प्लेटिनम जो होगा वो होगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इधर भी किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो +2 और -2 नेट पे कितना चार्ज आएगा, 0। यहाँ पे भी +2 -2 नेट पे कितना चार्ज आएगा, 0। तो 0 और 0 कभी भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, पॉजिटिव और नेगेटिव बन सकता है, वो भी दिखाता हूँ आपको कैसे। अब मान लो आपने 3 NH3 रिप्लेस कर दिए, तो जब 3 यहाँ से गए तो बचा कितना, 1। तो NH3 एक ही बार रह गया, तो Cl 3 बार आ गया। तो 3 NH3 यहाँ चले गए थे, तो यहाँ पे Cl बचा 1 बार। अब मैं चार्ज निकाल के देखूं, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, +2, और इसका कितना है, -3। तो नेट पे कितना चार्ज आया, -1। और यहाँ पे +2 और यहाँ पे कितना है, -1। तो इस पे कितना चार्ज आया, +1। तो -1 और +1 ये बिल्कुल बैलेंस हो सकता है, इसीलिए इसको मैंने टिक करके रखा है, मतलब इसको क्रॉस नहीं किया। अब कोई बच्चा कहता है सर इसका बताओ, तो ऑब्वियस ही बात है, इस पे -2 चार्ज होगा और इस पे +2 चार्ज होगा, तो ये भी कैटायनिक और अनायनिक बैलेंस है, तो ये भी हो सकता है। तो मैंने पूरा ही रिप्लेस कर दिया। लेकिन एक फर्क है, जो फर्स्ट है, आप फर्स्ट को ध्यान से देखो, PtNH3 PtCl4, यहाँ पे भी PtNH3 PtCl4, फर्स्ट और 4 कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, दोनों सेम है। अब अगर मैं बात करूं 2 और 3 की, यहाँ पे NH3 3 टाइम है, यहाँ पे NH3 3 टाइम है, यहाँ पे NH3 1 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो 2 और 3 कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। तो कोई भी प्लीज इसका आंसर 4 मत लगा देना कि 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं या कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हैं। तो कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हैं, सिर्फ 2। बाकी ये 2 केसेस कैसे हैं, रिपीटिंग। तो इसका भी हमने देख लिया, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स आ गए। अब यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन है आपके लिए, CONH3 6 CrOX3, इसके कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स निकाल के देखो। वीडियो को पॉज करो और फिर देखना। बात ये है, ये मुश्किल क्यों है, ऑक्सलेट जो है ना, ये है बाइडेंटेट लिगेंड। ये कैसा है, बाइडेंटेट। तो जब एक ऑक्सलेट एक्सचेंज करूंगा तो उसके बदले 2 NH3 को रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सलेट तो 2 दे देता है, लेकिन NH3 कितना लोन पेयर देता है, सिर्फ 1। तो चलो मैंने अगर एक OX इधर लेके आया, तो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ से कितने NH3 उड़ा दिए, 2। तो 6 में से जब 2 उड़ जाएंगे तो 4 बचेंगे। तो एक ऑक्सलेट जब इधर करा तो 4 NH3 बचे, तो 2 इस तरफ आ गए। अगर मैं 2 ऑक्सलेट इधर ले आया तो मेरे को कितने NH3 उड़ाने पड़ेंगे, 4। तो मैंने 4 उड़ाए, तो 4 इधर आ गए। अब मैं 3 ऑक्सलेट इधर ले आया, तो अगर 3 ऑक्सलेट इधर ले आया हूं तो मेरे को कितने उड़ाने पड़ेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6, मतलब 6 के 6 NH3 किधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर कितने आइसोमर आपके पास बनेंगे, 1 2 3 4। अब तुम कहोगे सर फर्स्ट और फोर्थ आइडेंटिकल होगा, अब आइडेंटिकल भी नहीं है। रीजन क्या है, पहले कोबाल्ट के साथ 6 बार NH3 लगा हुआ था, अब कोबाल्ट के साथ ऑक्सलेट लगा है, और क्रोमियम के साथ कौन जा चुका है, NH3। तो अब की बार 1 और 4 आइडेंटिकल नहीं है। तो इसके कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कितने हैं, 4। बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल था समझने के लिए। तो ये थे कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चाहे अभी भी कमेंट कर सकते हो कि हाँ सर समझ में आ रहा है। अब अगला पढ़ते हैं लिगेंड आइसोमर्स। लिगेंड आइसोमर्स में क्या है, लिगेंड खुद ही आइसोमरिज्म शो करने लग जाएगा। अब सर लिगेंड खुद से आइसोमरिज्म, देखो अगर यहाँ पे मैंने C2H5OH लगा दिया तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से देगा, और अल्कोहल का आइसोमर कौन होता है, ईथर। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 C हैं, यहाँ पे भी 1 C 2 C, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। लेकिन ये अल्कोहल है और ये क्या है, ईथर। तो ये कैसा है, ईथर। तो अगर लिगेंड खुद ही आइसोमरिज्म शो कर दे तो वो कैसा है, लिगेंड आइसोमर्स। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, तो ये सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन लिगेंड आइसोमरिज्म शो कर रहा है। अगला है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। इसमें क्या है, लिगेंड जो है अपनी पोजीशन चेंज करेंगे अराउंड ब्रिजिंग लिगेंड्स, मतलब ब्रिजिंग लिगेंड होने इसमें जरूरी है। ब्रिजिंग कौन है यहाँ पे,
एक NH2 ब्रिजिंग है और एक OH ब्रिजिंग है। यहाँ पे भी NH2 ब्रिजिंग है और OH ब्रिजिंग है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में जो लिगेंड्स है वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। पहले NH3 5 थे, अब कितने हैं 4, मतलब एक NH3 उठ के कहाँ चला गया है राइट हैंड साइड पे। तो ऐसे आइसोमर्स को भी क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन। हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो अब एक क्वेश्चन आपसे, MnO2H2O थ्राइस C2H6O BrCl2 कैन शो, कौन कौन से आइसोमर्स ये शो कर सकता है। तो देखते हैं। आयोनाइजेशन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अगर मैं इसका ब्रोमीन बाहर निकलवा दूं, ब्रोमाइड बाहर और क्लोराइड अंदर करवा दूं, तो आयोनाइजेशन के टाइम अलग अलग आयंस मुझे मिलेंगे, तो ये वाला तो शो कर देगा। हाइड्रेट कर सकता है, बिल्कुल। H2O अगर अंदर है तो बाहर भी निकाल सकता हूं, तो हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमर भी क्या है शो कर सकता है। क्या ये लीगेंड आइसोमरिज्म शो कर सकता है कि नहीं कर सकता, बताओ। लीगेंड आइसोमर्स, तो ध्यान से देखो, लीगेंड आइसोमर्स में क्या थे, लीगेंड इटसेल्फ शो आइसोमरिज्म। तो C2H6O ये अल्कोहल भी हो सकता है और ईथर भी हो सकता है, तो C वाला भी शो कर सकता है। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमर अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें, चलो मैं ऊपर ले जाता हूं, वैसे कोई बड़ी बात नहीं थी। इसमें क्या है, 2 स्फेयर्स होने चाहिए, कैटायनिक और अनायनिक, लेकिन इसमें तो कोऑर्डिनेशन स्फेयर ही कितना है, 1 है। तो ये वाला कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो नहीं करेगा। क्या ये लिंकेज आइसोमर शो करेगा, बिल्कुल। NO2 है, ये एक बार नाइट्रोजन से दे सकता है या एक बार ONO ऑक्सीजन से भी दे सकता है, तो लिंकेज आइसोमरिज्म भी शो करेगा। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल था। उसके बाद हम स्टीरियो शुरू करेंगे, इससे पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है नीट 2024 का, आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा, नहीं है तो मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूं। कह रहा है मैच करो कौन से वाला आइसोमरिज्म शो करेगा। तो यहां पर देखो सबसे पहले क्या है, CONH3 5NO2Cl2। चलो देखते हैं, NO2 है अगर वैसे तो ये क्या शो कर सकता है, लिंकेज आइसोमरिज्म शो कर सकता है। तो A मेरा किसके साथ जा रहा है, 2 के साथ। अभी मैंने बताया ना NO2 और ONO कर सकते हैं। अगला जो है, किसी में H2O पकड़ लो, तो इसमें H2O है, तो ये सॉल्वेट आइसोमरिज्म शो करेगा। तो फर्स्ट वाला किसके साथ चला गया, D के साथ। अब अगर मैं बात करूं, आयोनाइजेशन पूछ रहा है कि आयोनाइजेशन कौन शो कर सकता है। इसमें Br है, इसमें SO4 है, तो ये आपस में रिप्लेस कर सकते हैं। तो थर्ड वाला चला गया B के साथ। अगला है कोऑर्डिनेशन कौन शो कर सकता है। तो ऑब्वियस ही बात है, इसमें 2 स्फेयर्स हैं, तो दोनों स्फेयर में एक पॉजिटिव स्फेयर है और एक नेगेटिव स्फेयर है, तो ये आपस में चेंज कर सकते हैं। तो फोर्थ किसके साथ चला गया, C के साथ। तो फर्स्ट होगा D के साथ, तो D का होना चाहिए फर्स्ट। तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। D का फर्स्ट इसमें भी है और D का फर्स्ट इसमें भी है। C से मैं पहचान सकता हूं, C में क्या है, C कनेक्टेड हो रहा है 4 के साथ, तो C होगा 4 के साथ, क्योंकि कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो करेगा, तो D मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था या कोई बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं था, नीट 2024 का था। सिमिलरली अभी ये स्टीरियो का क्वेश्चन आ गया, तो स्टीरियो अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये भी जेई का स्टीरियो से क्वेश्चन है। अब बच्चे सोचेंगे सर हम स्ट्रक्चरल छोड़ दें क्या, जेई वाले। भाई ऐसा मत करना, स्ट्रक्चरल से भी क्वेश्चन आ सकता है। सिंपल सी बात है, अगर स्टीरियो से आ रहा है तो स्ट्रक्चरल से भी आ सकता है। अब ये नीट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। आपको बताना है फिर से कौन सा कॉम्प्लेक्स कौन से टाइप का आइसोमरिज्म शो करेगा। अब इसका आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ऐसे लिख देना कमेंट में, सर क्वेश्चन नंबर 17 आंसर A होगा, B होगा, C होगा या D होगा। मैं आपके लिए एक बार ये स्लाइड पूरी शो कर देता हूँ, मुझे बताना इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। आई होप, मैंने तो यार अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको स्ट्रक्चरल समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्लास में हम स्टीरियो पढ़ेंगे, तो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना कि सर मुझे समझ में आ गया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।